हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाइस एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्या आप ओ लेवल और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो कम सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो सीरीज में ओ लेवल का फर्स्ट पेपर M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज बना रहे हैं। इसमें आपको हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो में हमने 200 MCQ क्वेश्चन कवर करे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम, ओ लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको पहले सजेस्ट करता हूं कि आप इसका थ्योरी वाला पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि थ्योरी अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हुए हैं तो डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन समझना मुश्किल होता है। ठीक है, और आपने थ्योरी पढ़ रखी है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ की ही प्रिपरेशन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, M1R5 ये मॉड्यूल 1 और रिवाइज वर्जन 5 है ना। सिलेबस हमारा है मॉड्यूल 1 रिवाइज्ड 5 टाइम। ये जो होता है पहला पेपर है, पेपर 1 ओ लेवल का। ठीक है, और इसका ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। इस वीडियो क्लास में हम 200 इंपोर्टेंट MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आप पिक्सल क्या होता है? आप मुझे सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पिक्सल, या यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। क्या होता है? पिक्चर्स एलिमेंट। यानी जैसे ये एक चित्र है यहाँ पर, जिसके डिस्प्ले में स्क्रीन पर एक छोटा भाग, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो क्या होता है, जिसे डिस्प्ले पर पहचाना जा सकता है। किसी भी डिजिटल इमेज या स्क्रीन पर दिखने वाला जो चित्र है, ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसके अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे क्या होते हैं, पिक्सेल्स, उनसे मिलकर ये बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉ पिक्चर, यानी कि ये कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पिक्चर को ड्रॉ करता है। नहीं, एक पिक्चर स्टोर सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके अंदर एक स्टोर पिक्चर होती है, पिक्सल। नहीं, द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर, ये हमारा सही आंसर है। यानी कि एक चित्र का सबसे छोटा वियोज्य भाग जिसे हम देख सकते हैं और जिससे मिलके पूरी पिक्चर बनती है, वो हमारा क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। अब देखिए, पिक्सल की जो क्वालिटी है ना, इसकी जो क्वालिटी है वो क्या कहलाती है? पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे, है ना, जैसे आपका 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा का मतलब है कि वो बेहतरीन फोटो खींचेगा। अगर वहीं पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसके मेगापिक्सल से क्या है, हायर है। तो जो 50 मेगापिक्सल की इमेज होगी वो ज्यादा HD होगी, और जो 12 मेगापिक्सल की होगी वो कम क्वालिटी वाली होगी। ठीक है, जितना ज्यादा हाई पिक्सल होंगे, जितनी ज्यादा हाई, है ना, जितनी क्वांटिटी में ज्यादा पिक्सल होंगे, उतनी इमेज हमारी क्या हो जाएगी, हाई डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस पूरी वीडियो क्लास में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के साथ इमेजेस को डाला हुआ है। आपको इस तरह का कंटेंट पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी फ्री में इतना अच्छा कंटेंट, जो पेड नहीं मिलेगा आपको किसी भी मोबाइल ऐप पे जाकर यूट्यूबर का कोर्स खरीदेंगे तो वहां पे इतना बढ़िया कंटेंट नहीं दिया जाएगा। आसान हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क? अब देखिए, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, आपके सामने दिख रही है कि ये जो CD DVD आती थी, है ना, CD DVD आप लोगों ने देखी है।
ये सीडी होती थी, डीवीडी होती थी, है ना। तो ये एक पूरा साइकिल, मतलब एक गोल आकार का एक पट्टी होती थी, और ये बनी हुई होती थी हमारी प्लास्टिक की या ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है। तो इन ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये जो ऑप्टिकल डिस्क हैं, सीडी डीवीडी में जब डेटा को रीड राइट करा जाता है, इसके डाटा को रीड करना है या इसमें डेटा को लिखना है ना, राइट करना है, उसके लिए हम लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेजर टेक्नोलॉजी। ये देख रहे हो, ये लेजर टेक्नोलॉजी है, इसे लेजर बीम बोलते हैं। ये बीम इस सीडी के इस सतह पर जब पड़ती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, डेटा जो इस सीडी के अंदर स्टोर है उसको आप रीड भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी ये सीडी खाली है तो इसके अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को लिख सकते हैं। रीड करना, लिखने का मतलब, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। जैसे आपके इससे सीडी के अंदर गाने पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको गाने प्ले करने हैं, तो इसका मतलब हो गया आप इसमें जो डेटा है उसको रीड कर रहे हैं। अब ये खाली सीडी है, इसमें आप अपने डाटा डालना चाह रहे हैं, अपनी शादी की वीडियो एल्बम, वीडियो कैसेट जो वीडियो बनी होती है उसको डालना चाह रहे हैं, तो वो हो गया डेटा को राइट करना। सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं डेटा को रीड और राइट करने के लिए। ये लेजर लाइट जो होती है, ये वाली, ये डिस्क की सतह को यहाँ से, इसकी जो यहाँ पर परत है ये वाली, इसकी सतह को स्कैन करेगी, इसमें जो भी डेटा होगा उसको रीड कर लेगी, और अगर नहीं होगा तो वहां पर राइट भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। सिंपल सा, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पे आपको चार स्टोरेज डिवाइस दी गई हैं। एक है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। इन चारों में सबसे ज्यादा डेटा, मैक्सिमम डेटा आप कौन सी डिवाइस के अंदर या कौन सी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करके रख सकते हो? तो देखिए ये जो हमारी सबसे पहली डिवाइस है फ्लोफी डिस्क, ये 3.5 इंच की एक आती है, उसके अंदर मैक्सिमम आप 1.44 MB ही डेटा स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क जो आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी की आने लगी है, टीबी में भी आने लगी है, टेराबाइट, जिसके अंदर 1024 GB होते हैं एक टीबी के अंदर। 2 TB, 5 TB, इस तरह की हार्ड डिस्क हमारे पास आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। सीडी जो होती थी, इसके अंदर आप 700 MB डेटा यूज स्टोर करके रख सकते थे। और ये मैग्नेटो ऑप्टिकल जो डिस्क है, इसके अंदर 2 से लेके 3 GB तक डेटा आ जाता है। तो आप मुझे यहाँ पे देख के बताएं कि सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि हार्ड डिस्क में स्टोरेज कैपेसिटी जो है आज के समय में इन सब स्टोरेज डिवाइसेस से ज्यादा है। ये बड़ी फाइलों को भी, लार्ज फाइलों को भी एफिशिएंटली स्टोर करके रख सकता है या आसानी से उनको स्टोर कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईपी रोम कैन बी यूज्ड फॉर। देखिए ये ईपी रोम है, ईपी रोम का यूज कहाँ किया जा सकता है? अब ये ईपी रोम क्या होते हैं? देखिए आपने पढ़ा होगा पी रोम, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा रोम, फिर आया पी रोम, फिर आया हमारा ईपी रोम, और फिर आया हमारा ई ई पी रोम। ये 5 तरह के, 4 तरह के हमारे पास रोम होते हैं। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें पूछा गया है, पी रोम होता है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम को हम क्या कह रहे हैं? इरेजेबल, है ना, इरेजेबल, जिसको क्या करा जा सकता हो? इरेज करा जा सकता हो। फिर दोबारा से प्रोग्रामेबल, इसको प्रोग्राम किया जा सकता हो। रीड ओनली मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे इरेज भी किया जा सकता है यूवी लाइट से। इरेज कैसे किया जाता है? यूवी लाइट। अब ये यूवी लाइट क्या होती है? यूवी लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से
इसके ऊपर डाली जाती हैं और इसके अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को इरेज कर दिया जाता है, यानी कि मिटा दिया जाता है। और दोबारा से जो प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम इसके अंदर क्या करा दिया जाएगा, नया प्रोग्राम इसमें स्टोर करा दिया जाएगा पुराने को डिलीट करके। तो इसका सही उत्तर है इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ द रोम। जो रोम के अंदर कंटेंट था उसको हमने इरेज कर दिया एंड दोबारा से रीप्रोग्राम उसको हमने कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि पुराने डेटा को इरेज कर दिया जाएगा, नए डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, दोबारा से पुनः निर्माण उसके अंदर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट जो है वो किसका भाग है? इनपुट डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट का, आउटपुट डिवाइस का, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का? तो देखिए इनपुट डिवाइस में क्या होता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कराते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया। तो ये तो इसका तो पार्ट है नहीं मेमोरी यूनिट, है ना। अब यहाँ पे सीपीयू के क्या क्या पार्ट है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है और इंटरनल मेमोरी है। तो ये देखो ये सीपीयू का पार्ट है मेमोरी। जो भी डेटा इनपुट आएगा सीपीयू उसको प्रोसेस करने के बाद आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख देगा, और जब स्टोर करने के बाद आप उसे 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद में उसे यूज कर सकते हो। फिर कंट्रोल यूनिट मेमोरी में से उस डेटा को आउटपुट यूनिट तक पहुंचाएगा। आउटपुट यूनिट में मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है, एक हमारा पार्ट है, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। देखिए आपने पढ़ा ही होगा कि सीपीयू के 3 मेजर पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है सबसे पहले एएलयू, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है हमारा एमयू, मेमोरी यूनिट। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो यहाँ पे एमयू पूछा था, मेमोरी यूनिट एम, और यू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू। आई होप आपको गाइज ये याद रहेगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए वीडियो की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा समझाना है आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस आप एग्जाम में रट के ना जाएं, आपको याद रहें और आप हमेशा याद रखें। मैंने इसलिए बहुत इसमें मेहनत मारी है, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करा आप लोगों के लिए। आपका कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो एंड मैनिपुलेट ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन? देखिए सिंपल सा यहाँ पे कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम ही फ्लो को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देख के आप आसानी से आंसर लगा दो कि कंट्रोल यूनिट इज द रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो, कंट्रोल ऑफ द फ्लो एंड मैनिपुलेट द डेटा। तो यहाँ पे देखो इनपुट से जो भी डेटा आता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। इसे मेमोरी में ले जाने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी से फिर आउटपुट तक ले जाने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट इज, यहाँ पे जो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा फ्लो को और मैनिपुलेट करेगा डेटा के और इंफॉर्मेशन को। देखिए कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहते हैं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को मैनेज करता है। ये मेमोरी में एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच, है ना, ये इनपुट डिवाइस है और ये वाली है आउटपुट डिवाइस, इन डिवाइसेस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी। इसे बहुत से लोग कैचे मेमोरी, कैश मेमोरी और पता ना क्या क्या कहते हैं। बेसिकली ये हिंदी में इस तरीके से लिखी जाती है, कैश मेमोरी इज फ्रिक्वेंटली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी कोल्ड। इसमें कैश मेमोरी के प्रदर्शन को किस इकाई में मापा जाता है? सिंपल सा है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, क्वेश्चन में जो है ना बहुत टफ लैंग्वेज यूज करी जाती है, बच्चों को आसानी से क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। देखिए आप आंसर रटते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर याद करने का कोई फायदा नहीं। आपको चाहिए कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन को आप बारीकी से समझें। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैश मेमोरी है
उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, कैश मेमोरी की जो परफॉर्मेंस होती है, उसको हम किस इकाई में मीजर करते हैं। सिंपल, जैसे आप दूध है तो उसे काय में नापते हैं, उसे आप लीटर में नापते हैं। ठीक है, कपड़ा है तो उसे आप मीटर में नापते हैं। वैसे ही जो कैश मेमोरी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो काम करने की क्षमता है, उसे आप कौन से, है ना, कौन से मीजर करेंगे, कौन से यूनिट में। तो देखिए उसको जो हम है वो हिट रेशो के हिसाब से नापते हैं, या हिट रेशो में के अनुपात में नापते हैं। हिट रेशो बताता है कि जब प्रोसेसर को डेटा चाहिए, ठीक है, तो वह कितनी बार डेटा कैश मेमोरी से लेता है। जितना ज्यादा हिट रेशो होता है, उतना ही तेज परफॉर्मेंस कैश मेमोरी का माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज ओनली 0 and 1। यहाँ पे चार प्रकार के आपको नंबर सिस्टम दिए हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर तीसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए ये चारों ही नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं। और आपको पता होगा कि जो 0 और 1 है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम में ही यूज होते हैं। ये बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइनरी डिजिट। बिट कहते हैं ना, बिट की फॉर्म में यूज होता है। तो बिट जो होता है, बिट बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। अच्छा, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। इसके अंदर टोटल जो डिजिट होंगे वो 10 डिजिट होंगे। ठीक है। और इसमें बाइनरी में जो होते हैं डिजिट, वो 2 होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी लैंग्वेज का जो बेस होता है वो कितना होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज का बेस 2 होता है, और डेसिमल लैंग्वेज का बेस जो है डेसिमल का, वो 10 होता है। बेस, इसे बेस बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इतने डिजिट हैं। ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक होते हैं। इसमें टोटल जो डिजिट होंगे वो आपके 8 डिजिट होंगे। और जो हेक्साडेसिमल है, इसके अंदर 0 से 9 तक तो डेसिमल वाले होते हैं, ये डेसिमल है। और हेक्सा के लिए इसके अंदर A से लेके F तक की वैल्यू भी दी जाती है। इसके अंदर टोटल जो होते हैं वो 16 डिजिट होते हैं। तो आई होप आपको चारों के, मैंने चार क्वेश्चन से देखो यहाँ पे इनके बेस बता दिए कि डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, बाइनरी का 2 होता है। इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं? 0 और 1 दो डिजिट होते हैं। इसके अंदर 16 डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक और A से F तक। ऑक्टल में होते हैं 8 डिजिट, 0 से लेकर 7 तक। और डेसिमल में होते हैं 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज ओनली 0 और 1। तो 0 और 1 कौन यूज करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत जल्दबाजी ना करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, इसमें जो नोट वर्ड है वो आपका पढ़ाने में नहीं आया, तो आप लगा दोगे प्रिंटर जो है, ये प्रिंटर है हमारा, है ना, कि प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होता है, सही आंसर हो गया। लेकिन इसमें कहा है कि नोट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट नहीं देता है। ये जो है हमारा स्कैनर है, ठीक है। और ये जो है हमारा स्क्रीन है, फ्लैट स्क्रीन है। और ये जो है हमारा प्रोजेक्टर है। तो देखिए बेसिकली आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? वह डिवाइस जो हमें आउटपुट देती है ना। तो प्रिंटर हमसे आउटपुट लेता है या हमें इनपुट लेता है? प्रिंटर हमें जो हमारे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डेटा है उसका आउटपुट देता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। फ्लैट स्क्रीन पे हमें सामने डिस्प्ले, जो भी हम कंप्यूटर में इमेज वगैरह देखते हैं वो दिखाई देती है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर पे भी हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिलता है देखने को, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसमें पूछा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? स्कैनर। क्योंकि स्कैनर को हम क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, जैसे आपने देखा होगा दुकानों पे लिखा रहता है कि पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो से फोटो बनवाएं 5 मिनट में। तो ये जो फोटो है ये आप इसके अंदर रखेंगे, और ये क्या करेगा, ये यहाँ से स्कैन होके आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, अब वहां पे जाके आपका फोटो बन जाएगा। तो बाहर से डेटा कंप्यूटर के अंदर गया है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये इनपुट का काम कर रहा है।
तो ये जो स्कैनर है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस, इसमें पूछा ये है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जब ये इनपुट डिवाइस है तो ये आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे सारी एग्जांपल्स के लिए इमेजेस का यूज किया है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो तैयार करने में। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला गया है कि द प्रोग्राम विच आर परमानेंटली स्टोर इन रोम इज नोन एज। अब इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है रोम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो रोम मेमोरी के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं। ये क्या करते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। परमानेंटली का मतलब है कि ये हमेशा हमेशा इसके अंदर स्टोर रहेंगे, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा अखिलेश यादव वाले जो लैपटॉप थे, उनपे स्क्रीन पे शुरू में खुलते ही उत्तर प्रदेश सरकार और अखिलेश यादव जी का फोटो आता है। तो उसको जो प्रोग्राम किया गया है वो रोम में कर दिया गया है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे ही मदरबोर्ड ऑन होता है तो वहां पे वो लिख के आता है। ऐसे ही आपने देखा होगा अगर कोई डेल का लैपटॉप है तो जैसे ही आप खोलते हो तो डेल का लोगो बन के आता है। तो वो जो है वो रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर करके दिया जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी इज मेड अप ऑफ। मेमोरी किन चीजों से बनी होती है? तो देखिए, जो मेमोरी होती है ना, ये इसके अंदर, मेमोरी के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ वायर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स लगे होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ सर्किट, वायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल। इसलिए ये सभी कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी को बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर। सबसे पुराना गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए, सबसे पुराना जो गणना करने वाला हमारे पास डिवाइस है वो है अवेकस। ये सन 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था? ये चाइना में बनाया गया था कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में। इसमें आप क्या कर सकते थे? प्लस माइनस, जोड़ और घटा कर सकते थे। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? लाई काई चैन के द्वारा बनाया गया। देखिए, अगर कुछ और भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अबेकस को कब बनाया गया या फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी और इसको किस देश ने बनाया, तो मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इसके बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थ्री सिक्वेंशियल फंक्शन ऑफ सीपीयू ऑपरेशन आर। सीपीयू के तीन कार्य क्या हैं? देखिए, जब हम सीपीयू को पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि जो सीपीयू है वो बेसिकली इनपुट आउटपुट है ना, डाटा को इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करने के लिए तीन स्टेप चाहिए होते हैं, है ना। सबसे पहले ये क्या करेगा? डेटा को फैच करेगा, डेटा और इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? उसका इनपुट लेगा। जब इसे इनपुट मिल जाएगा तो इनपुट कैसा होगा? मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा राम इज गुड बॉय, और ये जो है इंग्लिश में लिखा गया, या हमने लिख दिया 20+20, है ना। ये काय में लिखा गया? डेसिमल में लिखा गया। लेकिन कंप्यूटर जो मशीन है वो बाइनरी में इसे समझती है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? ये डिकोड करेगा। इन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करा जाता है काय में? बाइनरी में। अब बाइनरी में जब डिकोड हो जाएंगे तो कंप्यूटर उन्हें आसानी से समझ सकता है। फिर उसको क्या करेगा? ये एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसको फ्यूचर के लिए क्या करके रख सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है? फैच होगा, डिकोड होगा, तो उसके बाद में क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, एंड फोर्थ स्टेप है इसका स्टोर करके रख सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। फैच, सबसे पहले डेटा फैच, फिर उसको डिकोड, फिर उसको एग्जीक्यूट।
एंड देन आप क्या कर सकते हो, इसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ द रिटेनिंग डेटा फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। भविष्य के उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करके रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या डेटा को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा मैंने आपको इसमें बता दिया कि स्टोरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड स्टोरिंग। डेटा स्टोरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई नोटपैड में कोई फाइल बनाई, अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं तो लाइट भागने पे वो फाइल डिलीट हो जाती है। अगर आप उसे सेव करके रख देते हैं तो कल को जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वहां से वो डेटा आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने फाइल ही सेव नहीं की होगी तो आप उस डेटा को यूज नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ मैन्युपुलेटिंग द डेटा टू अचीव सम मीनिंगफुल रिजल्ट इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ मैन्युपुलेटिंग द डेटा, डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिससे हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त हो सके? तो देखिए डेटा को सिंपल इसमें हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या हो रहा होगा, डेटा को मैन्युपुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर रो डेटा को हम, जब हमें रो डेटा मिलता है, रो डेटा कैसे, हमें 2+2 मिला। ठीक है, टू भी डेटा है, टू भी डेटा है, लेकिन हमने इसको प्लस कर दिया तो अब हमें मीनिंगफुल रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। तो ये मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, द एक्सिस मेथड यूज फॉर द मैग्नेटिक टैप। देखिए मैग्नेटिक टैप आप लोगों ने देखे हैं या नहीं देखे हैं? पहले बहुत मतलब कई साल पहले, 10-15 साल पहले ये वॉकमैन वगैरह आते थे, एंड अब तो आईपॉड आईपैड वगैरह चलते हैं। पहले ये रील की कैसेट होती थी, इनके अंदर गाने भरे जाते थे, सॉन्ग्स इनमें होते थे। और जो मैग्नेटिक टैप होता था, ये जो रील होती है ये सीक्वेंस में चलती थी। ठीक है, अगर एक गाना यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है तो वो पहले ये पूरा सीक्वेंस पार करना पड़ेगा तब दूसरा गाना आता था, है ना। इसमें आप ऐसा नहीं था कि रैंडमली कोई भी गाने को एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में अगर पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में कैसे हम डेटा को कौन से मेथड से एक्सेस कर लेते हैं, तो उसमें हार्ड डिस्क में आप रैंडम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम का मतलब है कोई सा भी कहीं से भी, पेन ड्राइव में भी आप कर सकते हो। लेकिन मैग्नेटिक टेप में इसमें जो डेटा एक्सेस होगा वो सिक्वेंशियली होगा, मतलब जो गाना पहले नंबर पे होगा उसे पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो वहां पे हमें फॉरवर्ड करके इस रील को, यहाँ से ही जितनी रील में पहला गाना होगा वो इधर को लेके आना होता था। फिर वो जब दूसरा गाने वाली रील आती थी वहां से हम उसको प्ले करते थे। तो मैग्नेटिक टेप में डेटा को क्रम में स्टोर किया जाता है, इसे जो है सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है एक। तो इसे एक्सेस भी सीक्वेंसली हमें क्रम के अनुसार ही करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट विद इन द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है हमारा सीपीयू है, उसके साथ सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये सीपीयू है, इसमें कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इनपुट लेके आता है, आउटपुट तक ले आता है ना, मेमोरी तक ले जाना, एएलयू के पास ले जाना, मेमोरी से लाना। तो मेन काम जो होता है कंट्रोल करने का, है ना, वो सारे का सारा कंट्रोल यूनिट का होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को हम कोऑर्डिनेट यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू के अंदर सारे ऑपरेशन और सीक्वेंस को मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा ये भी कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज बूटेड आर। देखिए कंप्यूटर बूटेड का मतलब है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे पहले कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होता है। तो देखिए क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप पावर ऑन करोगे, जब पावर ऑन होती है, जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर वाला बटन दबाते हैं तो पावर ऑन हो जाएगी। तो उसके अंदर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या होता है ये? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी बायोस की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। बायोस चेक करता है कि जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस लगी हैं वो सब करेक्ट है। उसके बाद में एक पोस्ट मेथड यूज होता है या एक पोस्ट सर्विस होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसी पावर ऑन होगी ये क्या करेगा, कंप्यूटर एक सेल्फ टेस्ट करेगा कि जितनी भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लगी हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर आपकी बैटरी खराब होती है लैपटॉप की तो वहां पे बैटरी का एरर आ जाता है। अगर आपका कोई फैन एरर होता है तो वहां पे फैन का एरर आ जाता है। अगर आपका कोई हार्ड डिस्क इशू होता है तो वो बता देता है नो बूटेबल डिवाइस। तो कोई भी इशू होता है कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पोस्ट सर्विस पावर ऑन होते ही वो सेल्फ टेस्ट कर लेता है, जो भी कमी होती है आपको मैसेज के द्वारा डिस्प्ले पे बता दी जाती है। फिर इसके बाद में बूट लोडर आता है जो बूट डिवाइस से करता है काम। और बूट लोडर को, ठीक है, बूट लोडर कहाँ, इसमें मेन मेमोरी में जो है लोड होता है। और बूट लोडर के अंदर ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट लोडेड इनटू द डायरेक्ट मेमोरी। तो बूट लोडर जो है डायरेक्टली मेन मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है। तो बूट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है हमारा वार्म बूटिंग और एक होता है हमारा कोल्ड बूटिंग। पता है आपको, दो तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब होती है जब हम पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और वार्म बूटिंग जब होती है जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा गर्म होता है तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है। जब पहली बार ऑन कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप देखिए। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेमोरी में जो लोड होते हैं वे होते हैं बूट लोडर। और ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट लोडर ही क्या करता है, इससे लोड करने का काम करता है ओएस को भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी लॉस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। देखिए जब हमारी पावर ऑफ हो जाएगी, कंप्यूटर अच्छा खासा चल रहा था, अचानक लाइट भाग गई तो क्या होगा, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो कौन से टाइप की मेमोरी का डेटा जो है वो स्विच ऑफ होने पे डिलीट हो जाता है। तो देखिए टेम्परेरी मेमोरी जो होती है, टेम्परेरी मेमोरी का जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। अब वो कौन कौन सी टेम्परेरी मेमोरी होती है ना। देखिए सबसे पहले जो आती है हमारी रैम होती है। अब रैम में भी यहाँ पे एस रैम को बताया गया है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे एस रैम की बात हो रही है तो ये स्टैटिक है। इसका जो डेटा होगा रैम के अंदर वो डेटा क्या होता है, वो लाइट भागने पर डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये कैसी होती है, वोलाटाइल नेचर की होती है। वोलाटाइल क्या मीन्स होता है कि इसका जो टेम्परेरी ये डेटा को स्टोर करती है। मैग्नेटिक डिस्क है, इसमें परमानेंट रहेगा, सीडी के अंदर परमानेंट रहता है, मैग्नेटिक टेप के अंदर भी परमानेंट रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर दें। लेकिन रैम के अंदर जो डेटा जब तक लाइट आएगी जब तक रहेगा, लाइट भागने पे वो डेटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। देखिए ट्रिक डेंसिटी, हाइट ऑफ हार्ड डिस्क, रिकॉर्डिंग डेंसिटी, नंबर ऑफ प्लेट्स। तो इनमें से हाइट ऑफ द हार्ड डिस्क कम हमारे डेटा की स्टोरेज करने पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने प्लेटर्स लगे हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ प्लेट कितने हैं, और प्लेटर पर कितने ट्रैक हैं, यानी कि ट्रैक की डेंसिटी कितनी है, कितनी इंफॉर्मेशन एक ट्रैक जो है वो स्टोर करके रख सकता है, रिकॉर्डिंग डेंसिटी कितनी है। ठीक है। हाइट केवल फिजिकल पार्ट को दिखाती है कि ये कितना बड़ा है साइज में या कितना छोटा है। इसकी डेटा स्टोरेज यानी कि वो कितना डेटा स्टोर करेगा उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो इंक से स्याही, है ना, पेपर पर प्रिंट बनाते हैं। और ये कौन से टाइप के प्रिंटर हैं, पहले तो आपको प्रिंटर के टाइप पता होने चाहिए। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इंकजेट प्रिंटर है
वह इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे ये अपना पेपर पर क्या करते थे, वहां पे इम्पैक्ट डालते थे हैमर विधि से, या पुराने जमाने के जो प्रिंटर थे, ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो पुराने जमाने के प्रिंटर थे, ठीक है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे। जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स के अंदर वो जो डॉट्स वाले जो नंबर होते हैं, वो पेपर पे हैमर विधि के द्वारा नंबर को प्रिंट करते थे। और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये इस तरह का कुछ नहीं करते हैं, इसके अंदर कार्ट्रिज लगी होती है, और ये डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली पेपर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, और ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, डायरेक्टली ये प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इंकजेट प्रिंटर है वो एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि जो नए जमाने के न्यू जो प्रिंटर्स आ रहे हैं वो सब कैसे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसे समझते हैं, वो क्या है। इंकजेट प्रिंटर में इंक को बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट, इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके रूप में बिना कागज को छुए इस पे स्प्रे करते हैं, स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं डलेगा, है ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। इनकी क्वालिटी जो होती है वो हाई होती है, रिजोल्यूशन हाई होती है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया था, जो प्रिंटर है उसकी स्पीड को काय में नापा जाता है, तो पीपीएम होता है, पेज पर मिनट। काय में नापते हैं हम इसको, पेज पर मिनट, पेजेस पर मिनट। एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है हमारा प्रिंटर, पेज की स्पीड को नापा जाता है पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a refreshing circuit is required, रिफ्रेशिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट कौन सी मेमोरी में होती है, एस रैम में, ईपी रोम में, डी रैम में, या ईपी रोम में। तो देखिए डायनेमिक रैम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे ये ब्लॉक लगे होते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं। और डायनेमिक रैम, डी रैम को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रैम कहते हैं। डायनेमिक रैम डेटा को छोटे छोटे कैपेसिटर में स्टोर करके रखता है, जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि डेटा का लॉस ना हो सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, डी नेम। देखिए हीप फाइल, इन हीप फाइल रिकॉर्ड आर प्लेस्ड इन। अब ये हीप फाइल क्या होती है, ये हीप जो है ना, हीप फाइल, हीप एक एल्गोरिदम है, ठीक है, और ये कौन सा एल्गोरिदम है, ये शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, डेटा को शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन द हीप शॉर्टिंग एल्गोरिदम, उसके अंदर जो फाइल्स हैं उनको रिकॉर्ड को कैसे क्रम में रखा जाता है। तो देखिए हीप फाइल में डेटा को बिना किसी ऑर्डर में स्टोर कर लिया जाता है। तो जब कोई ऑर्डर उसमें नहीं होता है तो वो क्या होगा, रैंडम ऑर्डर हो जाएगा किसी भी ऑर्डर में। जैसे जैसे नया डेटा आता है वह अवेलेबल जगह ढूंढेगा, जैसे पहला डेटा आया यहाँ स्टोर हो गया, दूसरा आया यहाँ हो गया, चौथा आया वो यहाँ हो गया, छठा यहाँ। तो जहां पे उसे खाली जगह मिलेगी, है ना, वह अवेलेबल जगह देखेगा और आके बैठ जाएगा। देखिए इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे क्लास में आप जाते हैं तो जो बच्चे सबसे पहले आते हैं वो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं। अब किसी को शौक ही नहीं है, वो पहले फर्स्ट बेंच पे बैठे, अब वो सबसे पहले भी आ गया तो वो खाली जगह यहाँ ढूंढेगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो जहां पे उसे जगह खाली दिखेगी वो हीप फाइल स्टोर में बैठ जाएगा। इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग या इंडेक्सिंग नहीं होती है, क्या तुम्हें पहले नंबर पे आना है तो पहले पे बैठोगे, दूसरे पे आया था तीसरे पे, है ना। तो ये सीक्वेंस नहीं चलता, ये रैंडम ऑर्डर को फॉलो करता है, जहां पे जगह खाली मिले बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है, देखिए मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी के लिए आप कौन से कंप्यूटर का यूज करेंगे, या किस टाइप के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। देखिए पर्सनल कंप्यूटर तो नहीं हो सकता इसके अंदर, मिनी कंप्यूटर भी छोटा रह जाएगा, मेन फ्रेम जो है बिजनेस वगैरह में यूज होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है हमारे यहाँ पे आपको इमेज दिख ही रही है, सुपर कंप्यूटर का यूज हम मौसम विभाग की जानकारी फोरकास्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। जो वेदर फोरकास्टिंग होती है इसमें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर
और कॉम्प्लेक्स डेटा को हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, प्रोसेस करना होता है। और जो ये काम सिर्फ सुपर कंप्यूटर ही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है। प्रोसेसिंग पावर कैसी होती है इनकी, बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इतने ज्यादा डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करने का काम सुपर कंप्यूटर का ही। यूनिवेक क्या है, तो देखिए यूनिवेक एक सबसे पहला ये पर्सनल कंप्यूटर है जो मार्केट में अवेलेबल हुआ था, जिसे आप लोग अपने पर्सनल काम के लिए खरीद सकते थे। यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था जिसे यूएसए में 1951 में बनाया गया था बिजनेस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो सीडी है, ये सीडी जो होता है ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम जो होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप मेमोरी को ओनली रीड कर सकते हो। तो कॉम्पेटेबल है ना, रीड ओनली मेमोरी कह सकते हो आप इसे। लेकिन ये सबसे बढ़िया जो रहेगा आंसर वो यही है, मैंने बताया आपको, सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये इसका सही आंसर। सीडी रोम बेसिकली करते क्या है, जो इनके अंदर ये ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, जो सीडी या डीवीडी आती थी, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए इसमें जो डेटा होता है उसको रीड करने का काम कर, ठीक है। और इसमें कभी कभी हमें डेटा को राइट करना भी पड़ता है, तो वो भी काम सीडी रोम के द्वारा ही किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लिख रहा है RW, RW री राइटेबल। खाली आर होता है तो वो रीड करेगा, और री राइटेबल का मतलब है कि ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। रीड और राइटेबल दोनों तरीके के काम कर सकता है। ये जो सीडी रोम है, अगर आपने खाली पढ़ने वाला लिया है जो वो केवल सीडी डीवीडी से डेटा को रीड कर सकता है तो केवल रीड करेगा। लेकिन अगर RW है तो वो राइट भी कर सकता है, उसके अंदर डेटा को स्टोर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है बीजीए क्या होता है। बीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे। और ये 1987 ईस्वी में आईबीएम के द्वारा बनाया गया था या पेश किया गया था। ये बेसिकली बीजीए केबल होती है जो हमारे मॉनिटर में लगी होती है, और इसमें पीछे जो ये बीजीए कनेक्टर है ये सीपीयू में लगा होता है। इस सीपीयू से जब हम इस केबल के थ्रू मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा डिस्प्ले मॉनिटर पर आता है, ठीक है। ये डिस्प्ले हार्डवेयर यूनिट में काम करता है। डिस्प्ले हार्डवेयर स्टैंडर्ड है जो कंप्यूटर का डिस्प्ले हमें मॉनिटर पर दिखाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ द 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क इज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि 3.5 3.5 इंच की ये होती है हमारी फ्लोपी डिस्क, FDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव। तो इसमें कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो देखिए 1.44 MB, यानी कि आप इसे मत लगा देना, ये जीबी है। 1.40 ये MB है, ये 1.40 जीबी है। 1.44 MB डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते थे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MICR होता क्या है। देखिए जैसे चेक होते हैं जो बैंक में आप पैसे निकालने के लिए यूज करते हैं, चेक, इन चेक पर यहाँ पर ये नंबर्स लिखे होते हैं। ये जो नंबर लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। काय से लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। और इन नंबर को रीड करने के लिए एक डिवाइस बनाई है, उसका नाम है MICR। यह एक इनपुट डिवाइस होती है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए करेक्टर को क्या करती है, रीड करती है, और इस नंबर को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा देती है, ठीक है। तो
इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए करेक्टर को ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, सिंपल सा फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और ये बैंक में यूज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। इब सी डिक, इसको बहुत लोग कई बार गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इब सी डिक। इब सी डिक स्टैंड फॉर, इब सी डिक स्टैंड फॉर, ये होता है हमारा एक्सटेंडेड। ई फोर है एक्सटेंडेड, बी फोर है बाइनरी, ठीक है, सी फोर है कोडेड, डी फोर है डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक ऐसा कोड होता है जो बाइनरी कोड को एक्सटेंड करके डेसिमल कोड में इंटरचेंज करता है। इप्सिडी की एक करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जिसमें हमारे डेसिमल को इंटरचेंज करके बनाया जाता है। और ये जो इप्सिडिक है, ये आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया था। आईबीएम एक कंप्यूटर की कंपनी है, आईबीएम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर की डिवाइसेस बनाती थी, सबसे पहली कंपनी है जिसने कंप्यूटर को हार्डवेयर को डेवलप किया था। देखिए और भी कई तरह के हमारे करेक्टर इनकोडिंग स्कीम आती है, जैसे आपने पढ़ा होगा आस्काई। आस्काई की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा बीसीडी। अब ये बीसीडी क्या होता है, ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एक नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जिसमें डेसिमल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए चीफ कंपोनेंट। चीफ कंपोनेंट का मतलब होता है हिंदी में मुख्य कंपोनेंट या मुख्य घटक, जो सबसे मेन टेक्नोलॉजी थी या जो सबसे मेन पार्ट था किसका, फर्स्ट जनरेशन का। ये मैंने थ्योरी की क्लास में बताया था। तो अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर की, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी की क्लास है, उसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक आप वहां पे जाके इसको पढ़ लें। वहां पे आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। तो देखिए जो मेन कंपोनेंट था वो हमारा था वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी, इसी से डेटा को क्या कर रहे थे, डेटा को प्रोसेस करने का काम कर रहे थे। इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है देखिए ई पी रोम स्टैंड फॉर। ये कई बार पूछी जाती है, रोम पी रोम ई पी रोम ई पी रोम, इस सब की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए ई पी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी, सबसे पहले वाला जो ई है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली, फिर दूसरा वाला जो ई है इसका मतलब है इरेजेबल, तीसरा वाला जो पी है उसका मतलब है प्रोग्रामेबल, और रीड है ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन। तो कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा साइज था ये कौन सी जनरेशन में था, तो देखिए बेसिकली बात है, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन में थे। क्यों थे, क्योंकि इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज हो गया था, और जो बहुत बड़ी होती थी। फिर सेकेंड जनरेशन में उससे छोटा हुआ, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब को चेंज करके ट्रांजिस्टर में रिप्लेस कर दिया था। फिर थर्ड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्या आए थे हमारे, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। पहले वाले में वैक्यूम का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। थर्ड वाले में इस ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया कैसे, आईसी से। और फोर्थ वाले में आ गया था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से उसमें आया था, फोर्थ जनरेशन में। आईसी कब आई थी, थर्ड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर कब आए थे, सेकेंड जनरेशन में। और सबसे फर्स्ट जनरेशन का जो मेन टेक्नोलॉजी थी, अभी आपके सामने क्वेश्चन आया था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और सबसे बड़ा साइज जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको बताया और यहाँ पे वो पूछ लिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस विच जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन इज अंडर डेवलपमेंट। कौन सी जनरेशन अभी तक अंडर डेवलपमेंट है, तो देखिए जो फिफ्थ जनरेशन है
वो 1980 से लेके अभी तक चल रही है ना, 1980 से लेके अभी तक चल रही है। इसके अंदर नए नए डेवलपमेंट आ ही रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन इज द अंडर डेवलपमेंट। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, ठीक है, एआई एसोसिएटेड विद विच जनरेशन। तो एआई जो आई थी वो हमारी फिफ्थ जनरेशन में आई थी। कब आई थी? फिफ्थ जनरेशन से एसोसिएटेड है एआई, फिफ्थ जनरेशन में आई है। एआई का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई को किसने बनाया है, तो वो है जॉन मैकार्थी। इन्होंने सबसे पहले एआई को बनाया है, या एआई के फादर कहलाते हैं जॉन मैकार्थी। एआई को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया है, तो वो है लिस्प। इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होती है? लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? तो देखिए कंप्यूटर इनपुट कराता है, इनपुट डिवाइसेस से क्या सकता है, बिल्कुल करा देता है। ये प्रोसेसिंग कराता है, बिल्कुल करा देता है। कंट्रोलिंग करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। तो इसमें पूछा है कि इज नोट ना ना नहीं कर सकता, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके याद करके रखिएगा। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उससे कौन सा होता है? सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, या सीपीयू होता है? बताइए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको यहाँ इमेज से ही देखने से पता चल रहा होगा कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो कौन होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर 1, pick the one that is used for the logical operation or comparison such as less than or equal to और greater than। देखिए निम्नलिखित में जो भी लॉजिकल काम है ना, लॉजिकल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट, वो किसके द्वारा है? एएलयू, है ना। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ये काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ये काम हमारे एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम तो सिर्फ सिग्नल को इनपुट से लाना, ठीक है, प्रोसेस कराना, उसके बाद आउटपुट तक भेजने का काम, वो कंट्रोलिंग का काम होता है। और मेमोरी का काम डेटा को स्टोर करने का होता है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन है, कंपैरिजन ऑपरेशन है, तो इक्वल, ग्रेटर, ये सब अर्थमेटिक का काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग और डिजिटल। जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर भी है उसमें और डिजिटल भी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी का मुख्य फंक्शन क्या होता है, उसका क्या मेन काम होता है? तो देखिए शेयर्ड मेमोरी डिफरेंट प्रोसेस के बीच डेटा को साझा करना, कम्युनिकेशन करना, इसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो शेयर्ड मेमोरी का जो काम होता है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। डेटा का सही हिरार्की ऑर्डर क्या है? मतलब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले कौन सी इकाई आती है? तो देखिए डेटा के अंदर जो सबसे पहला जो फील्ड होता है वो होता है बिट। क्या होता है? बिट होता है। बिट में क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं, डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट। इन बिट से मिलके ये 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। अब ये जो एक बाइट है इससे क्या बनेगा? एक वर्ड बनता है या फील्ड बनता है। क्या बनता है? इससे फील्ड बनता है। और ये बहुत सारे फील्ड मिला के क्या बनाएंगे? हमारा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। और रिकॉर्ड जो है ये किसके अंदर सेव होंगे? एक फाइल के अंदर सेव होते हैं। और ये फाइल क्या कहलाती है? हमारी डेटाबेस के अंदर। तो ये इसका सबसे सही ऑर्डर है, सबसे पहले बिट, फिर बाइट, है ना, BBFRFD। इसका आप शॉर्टकट बना लेना, BBFRFD, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता से आपका क्या अभिप्राय है, बताइए। देखिए, जानना, नोइंग व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू और व्हाट कैन नॉट डू। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर की क्षमताओं और सीमाओं को समझना, जिससे कंप्यूटर को प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके, कि कंप्यूटर क्या काम कर सकता है और कंप्यूटर क्या काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कंप्यूटर की सीमाओं को समझना और उसकी क्षमताओं को जानना। देखिए, डीवीडी एक एग्जाम्पल है किसका, डीवीडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। और ये किस लिए यूज होता है? ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है। ये क्या है? हमारा ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है। अब इसमें भी डीवीडी आर आता है एक, जिसके अंदर आर लगा हुआ होगा। ये होता है केवल रिकॉर्डेबल। इसका मतलब है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कर सकते हो केवल आप इसके अंदर डेटा को। और ये होता है आर डब्ल्यू, री राइटेबल, यानी कि इसके अंदर दोबारा से डेटा को डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसे एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसे मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल इज। देखिए, वीडियो फाइल की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन है? तो 3GP एक वीडियो फॉर्मेट होता है, एक MP4 होता है। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे दिए हैं, MOV होता है, MP4 होता है, MKV फाइल होती है, 3GP होती है, AVI फाइल्स होती हैं, है ना। मेन मेन जो है वो यही फाइल्स हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, FLB है, WMB है। ये सब वीडियो के फॉर्मेट है। JPG जो है ये इमेज का एक्सटेंशन है, और ये JPEG, JPEG। JPEG या JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। देखिए, कई बार ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, द एक्सटेंशन ऑफ द वेब पेज इज। तो जो वेब पेज होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .html, है ना, HTML। इसका सही आंसर है हमारा ए। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने बनाया था? ये बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने। इन्होंने एक और चीज बनाई थी, WW। और WW की फुल फॉर्म होती है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HTML को किसने बनाया, WW को किसने बनाया, टिम बर्नर्स ली। WW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना आए। देखिए, द कंप्यूटर एब्रीविएशन ऑफ केबी यूजुअली मींस। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? केबी की फुल फॉर्म क्या होगी? या केबी जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो केबी जो है वो है किलो बाइट। क्या है? किलो बाइट। अब किलो में क्या होते हैं? 1000, है ना। तो यहाँ पे चलता है 1024, ये होंगे बाइट। एक केबी जो होगा, एक केबी इजिकल टू होगा 1024 बाइट। तो यहाँ पे हमारे सामने है किलो बाइट। सही आंसर है किलो बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो देखिए, डेजी व्हील भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी, और चैन। ये तीनों ही क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। लेकिन लेजर प्रिंटर जो है ये नए जमाने का प्रिंटर है, और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी फ्री में बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम शुरू करेंगे अपने 51 से 100 तक के क्वेश्चन। मैंने ये इस वीडियो को, इसके अंदर 200 क्वेश्चन है, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 50-50 क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आप लोग
परेशान हो जाते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास।